स्टूडेंट्स, अब हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा इस वीडियो में इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। सो शुरू करते हैं। जितने भी आपने ऑर्गेनिजम्स के टाइप को पढ़ा है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स आ गए जो एनिमल्स में आते हैं, और इसके अलावा जो फिज़िकल सराउंडिंग्स हैं हमारे आसपास, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब। तो ये सब जो फिज़िकल सराउंडिंग्स हैं और जो ये बायोटिक कंपोनेंट है, ये आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे से। और इस वजह से जो नेचर है उसमें बैलेंस बना रहता है। हमारा नेचर जो है अपना बैलेंस बना के रखता है। तो ऑल दीज इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, किसी भी एक एरिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। सो दिस इज द डेफिनेशन, और आप उसको और सिंपल वे में ये कह सकते हो, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals। तो ये सब चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आपको मिलेंगी। तो जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी एक एरिया के अंदर, वो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, और इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट इन अ गिवन एरिया। दैट इज what you have to write and remember. For example, if you visit a garden, एक आप गार्डन में चले जाओ, आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, जैसे कि ग्रासेस हैं, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एनिमल्स भी मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे आपको फ्रॉग मिल सकता है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। तो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। कौन से? बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है ना, और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, या इंसेक्ट्स को बर्ड्स भी खा रही हैं, है ना। और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स के फ्लावर्स पे जा कर के अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, या लीफ को खा रहे हैं प्लांट्स की। तो एक इंटरेक्शन चल रहा है उनका, अंडरस्टैंड। तो ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी ग्रोथ है, या इनका रिप्रोडक्शन है, या इनका लाइफ है, वह एबायोटिक कंपोनेंट्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे वाटर के ऊपर, वाटर है या नहीं, या कितना वाटर है, टेम्परेचर क्या चल रहा है ना, एयर का मॉइस्चर कितना है, एयर की स्पीड कितनी है, या एयर का टेम्परेचर कितना है, सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है, सॉइल के अंदर कैसे कैसे मिनरल्स हैं, है ना। इन सब चीज़ों पर जो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो निर्भर करते हैं। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। आप दूसरे इकोसिस्टम्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। पहला तो आपने गार्डन लिखा, दूसरा आप दे सकते हो फॉरेस्ट, फिर पॉन्ड्स आ जाएंगे। पॉन्ड्स आ गया हमारा एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो गया ना। और टेरेस्ट्रियल में क्या आ गया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो सॉइल से रिलेटेड हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो गया हमारा, जैसे गार्डन है, फॉरेस्ट है, ठीक है ना। एक्वेटिक में क्या हो गया? पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। सो दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं, जैसे फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है।
ये नेचर ने बनाए हैं, है ना। जबकि गार्डन जो है ये आर्टिफिशियल है। क्रॉप फील्ड्स जो खेत हैं हमारे, वह हमने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स दो कैटेगरी हो गई। पहली हो गई नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरी हो गई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर मैन मेड इकोसिस्टम्स सच एज गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स आर मेड बाय नेचर नेचुरली सच एज फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब। आइए एक एक्टिविटी समझते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 15.3। आपने एक्वेरियम देखा होगा, आइए इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम एक एक्वेरियम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो जो मछलियाँ होती हैं उनको स्पेस चाहिए स्विमिंग करने के लिए, इसलिए एक बड़ा सा जार होना चाहिए, उसमें पानी, ऑक्सीजन और फूड आसानी से पहुंच जाए, हमें ये भी देखना है। तो हम ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएंगे? हम एक ऑक्सीजन पंप लगा देंगे जिसको एरेटर बोलते हैं, और हम फ़िश फूड मार्केट से ले लेंगे, वो फ़िश फूड उसमें डाल दिया करेंगे। अगर हम इसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी डाल दें और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स भी डाल दें तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन सकता है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब इसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब आप सोचिए ये कैसे काम करता होगा। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फिर वो एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन सकता है। तो एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम कैसा हो गया? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो गया, है ना। तो क्या हम एक्वेरियम को एज सच छोड़ सकते हैं बनाने के बाद लंबे समय तक? क्यों हमें बार बार उसको साफ़ करना पड़ता है? क्या हमको पॉन्ड्स को, जो तालाब है हमारे नेचर में या जो हमारे नेचर में लेक्स हैं, झीलें हैं, क्या उनको भी ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो सबसे पहला है कि क्या हम एक्वेरियम को ऐसा छोड़ सकते हैं? तो आंसर है नहीं, नो, वी कैन नॉट। बिकॉज हमें, अगर हम उसको ऐसा छोड़ देंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर वो सब एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। रीज़न ये है कि उसके अंदर जो डिकम्पोजर्स हैं या जो एक डाइवर्सिटी होती है जो कि आपको पॉन्ड्स में मिलेगी या लेक्स में मिलेगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, है ना, वो डाइवर्सिटी आपको जो एक्वेरियम आप बनाओगे उसमें आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो दैट डाइवर्सिटी इज देयर इन द पॉन्ड और लेक विच आर natural, but the diversity of biotic component is missing in the aquarium. That's why they have to be cleaned once in a while. और इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, because of the different kinds of living organisms that are present in ponds and lakes, it becomes a self-sustaining system, and so we do not require them to be cleaned. इसलिए हमें साफ नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. तो पहले हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, किन्हें कह सकते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, जैसे प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अंडरस्टैंड? इसके अलावा कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, सो दे कंज्यूम द रेडीमेड फूड मेड बाय प्रोड्यूसर्स। तो ये कंज्यूमर्स के बाद फिर होते हैं डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज करते हैं, किसको? कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी डिकम्पोज करते हैं ये। तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे डिकम्पोज करने का, सिंपल फॉर्म में दोबारा लौटाने का काम किसका है? डिकम्पोजर का है। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है,
ये क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। तो लेट अस रिकॉल what we have learnt through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? तो आंसर क्या आएगा इसका? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, जैसे कि शुगर यानी कि ग्लूकोज? आप क्या कहोगे? आप कहोगे ग्लूको, ये तो है प्लांट्स, है ना, और जिनमें क्लोरोफिल होता है ना, आपसे तो उसका आंसर प्लांट है। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी which can produce food by photosynthesis come under this category and are called as producers. Organisms that depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance are called as consumers. Understand? So these organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are called as consumers. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कंज्यूमर का एग्जाम्पल ह्यूमंस, है ना, इंसेक्ट्स। अब जो इंसेक्ट है वो क्या खा रहा है? प्लांट को, प्लांट लीफ को खा रहा है, सपोज ग्रास हॉपर, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर। अब ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट को खा रहे हैं, तो ये क्या है? कंज्यूमर। अब इस इंसेक्ट को सपोज कोई बर्ड खा रही है और उस बर्ड को कौन खा रहा है? ह्यूमन। तो ह्यूमन एक कंज्यूमर को खा रहा है ना यहाँ पर इस केस में, तब भी ये ह्यूमन कंज्यूमर कहलाएगा, है ना। इंसेक्ट भी कंज्यूमर है, बर्ड भी कंज्यूमर है, बर्ड भी देखो कंज्यूमर को खा रही है। तो ऑल दीज आर कंज्यूमर्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, अगर आप नेचर के को स्टडी करो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब एक सिचुएशन को सोचो जरा, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। सोचो आप एक सिचुएशन कि आपने एक्वेरियम साफ़ नहीं किया मान लीजिए, और अब कुछ फिशेस जो हैं उसके अंदर और जो प्लांट्स हैं वो मरने लगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? तो आपने कभी सोचा है कि कोई ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो होता क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे नेचर में, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, वो हमारे जो रिमेन्स हैं, डेड रिमेन्स जिन्हें कहते हैं, प्लांट रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स, उन्हें कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनको वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, जो कि मिट्टी में चले जाते हैं और दोबारा से प्लांट्स के काम आते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई। अंडरस्टैंड? तो व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस? तो अगर मान लो डिकम्पोजर ना हो नेचर में तो क्या होगा? गार्बेज का जो कचरा आप फेंकते हो, और डेड एनिमल्स का क्या होगा, और प्लांट्स का क्या होगा उनके एब्सेंस में? विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल टेक प्लेस? क्या सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी जो लगातार कम होती है, आप फसलें लेते हो, एक के बाद एक फसल लेते हो, तो क्या वो दोबारा लौट पाएगी? अगर डिकम्पोजर ना हो तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। गार्बेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होता चला जाएगा और धीरे धीरे पाइल अप होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 15.4। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? क्या एक्वेरियम बनाने के समय तुमने ये केयर ली थी कि आप ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना रख दो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाए? जैसे अगर आप शार्क रख दो, मान लो वहाँ पे स्मॉल डॉगफिश जिसे कहते हैं वो आप रख दो जो कार्निवोरस है। अब उस शार्क को आपने रख दिया जो दूसरी मछलियों को खाती है, तो क्या होगा? स्मॉल शार्क, जिसको हम स्कोलियोडॉन बोल सकते हैं, या आपने कैटफिश को रख दिया तो क्या होगा? दूसरी मछलियों को, या पिरान्हा एक मछली आती है जो डेंजरस होती है,
तो अगर आपने ऐसी मछलियों को रख दिया उसमें तो क्या होगा, आपका जो एक्वेरियम है वो फेल हो जाएगा, बिकॉज जो छोटी मछलियाँ उनको बड़ी मछली खा जाएगी और फिर बड़ी मछली को कुछ खाने को मिलेगा नहीं आगे, तो वो भी मर जाएगी. So make groups and discuss how each of the above groups of organisms are dependent on each other. तो इसको आप कर सकते हैं. Write the aquatic organisms in order of who eats whom and form a chain of at least 3 steps. तो आप एक aquatic organisms का एक चेन बनाओ, 3 स्टेप हो कम से कम उसमें, जिसमें एक दूसरे को खाता हो इस तरह से. तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, इसको देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स. मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, PHYTOPLANKTONS, ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स. उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड वाले में ज़ूप्लैंक्टॉन्स, ठीक है ना. और फिर हम लिख सकते हैं स्मॉल फिश, तो देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो प्लांट्स हैं जो माइन्यूट हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट वाटर के सरफेस पर तैरते रहते हैं. अंडरस्टैंड. फाइटोप्लैंक्टॉन जो लाइट का इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं, स्मॉल होते हैं, वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं. सो दीज आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वेरी माइन्यूट. फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन ईट करता है, ज़ूप्लैंक्टॉन्स. दीज आर दोज स्मॉल moving animals which are present in the water and these are microscopic, very small. Understand. उसके बाद ज़ूप्लैंक्टॉन्स को कौन खाता है, फिर स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश. तो अब ये कैसी, अगर हम चौथा स्टेप भी बना दें तो हम ये लार्ज फिश लिख सकते हैं. तो इस तरह से हमारी एक एक्वेटिक फूड चेन बन गई है. क्या बन गई, फूड चेन. और कैसी फूड चेन, एक्वेटिक. एक्वेटिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वाटर वाला है ये पूरा, ठीक है ना, वाटर से रिलेटेड है. तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ज़ूप्लैंक्टॉन्स एंड स्मॉल फिश. अब आप बताओ इसमें से किसी भी एक ग्रुप को आप प्राइमरी इंपॉर्टेंस का कह सकते हो कि हाँ इसका प्राइमरी महत्व है, क्यों और क्यों नहीं. तो किसी एक को आप प्राइमरी कह सकते हो. देखो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं फिर ये कह सकता हूँ, ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं. सबसे पहले तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो हम किसी को नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो फिर दोनों ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये बात हमको ध्यान रखनी है. प्रोड्यूसर यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही ज़ूप्लैंक्टॉन्स और स्मॉल फिश के लिए आवश्यक हैं. तो अगर इस वे में देखा जाए तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखो कि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं. एक के ना होने से दूसरे को प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं एक्टिविटी 15.4. थैंक यू स्टूडेंट्स.